राजस्थान के पत्रकारों और साहित्यकारों के वैचारिक क्रांति के रजिस्टर्ड मंच राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम की ओर से नेशनल हाईवे पर स्थित होटल धनराज पैलेस में आज वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार स्वर्गीय श्री मोहनलाल मधुकर जी की स्मृति एवं मीडिया का गिरता स्तर जिम्मेदार कौन विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त सामरवल वर्मा, आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा एवं जिला कलेक्टर आलोक रंजन व पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह रहे। तो वहीं राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के अध्यक्ष अनिल सक्सेना ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा मां शारदे की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथियों का राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर एवं साफा बांधकर साथ ही मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पत्रकार, साहित्यकार एवं लेखकों ने अपने अपने विचार रखे। श्रद्धेय स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी मधुकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिवार से उपस्थित श्री आदर्श जी मधुकर साहब, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मुमता शर्मा जी, बड़पुर जिले से पधारे हुए प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण, आज इस परिसर में उपस्थित विभिन्न साहित्यकार, अन्य सम्मानित नागरिकगण, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने आज की जो परिचर्चा यहाँ रखी गई है उसके बारे में विस्तार रूप से प्रकाश डाला। कहने को अधिक कुछ नहीं रहता। मैं केवल यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसा कि बताया मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है और निश्चित रूप से मीडिया एक समाज के सशक्त प्रहरी के रूप में काम करता है। अगर मीडिया के माध्यम से पॉजिटिव खबरें हो या राज्य सरकार, केंद्र सरकार की विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, उनको अगर आमजन तक पहुंचाकर हम अगर किसी को लाभान्वित कर सकते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इलेक्शन हुए थे, गिरिराज जैन साहब ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था। उसमें उन्होंने किसी इलेक्शन का क्या फोरकास्ट हो सकता है, क्या नतीजा आएगा, वो लिखा था उसमें। नतीजा जैसा उन्होंने लिखा वैसा नहीं है। मुझे आज भी याद है कि उसी फ्रंट पेज पे जहां उन्होंने अपने इलेक्शन का फोरकास्ट और क्या होने जाना वाला है वो लिखा था, उसी फ्रंट पेज पे उन्होंने पूरा माफीनामा अपना छापा। तो ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं लोगों की भावनाएं समझ नहीं पाया। तो इस किस्म के पत्रकार भी हमारे इस देश में रहे। आज मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि, क्योंकि सोसाइटी हमेशा डायनामिक रहती है, स्टैटिक नहीं रहती। आज का वक्त हमेशा हमें कुछ कमियां लगती हैं, पुराने वक्त में हमेशा हमें अच्छाइयाँ लगती हैं। ये सभी की एक वक्त की या ह्यूमन टेंडेंसी अपन जो कह सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता, मीडिया बदल गया, परिवर्तित हुआ। अब इसको किस वे में आगे लिया जाए ये तो हिस्ट्री आगे जाकर लिखेगी कि अच्छा था या बुरा था, किस तरीके से। लेकिन ये जो परिवर्तन हुआ है ये बहुत मेजर चेंज हुआ है। मुझे अभी भी याद है जब कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, बाद में करियर की शुरुआत भी हुई, तो उस वक्त तक हम लोग ऐसी मैगजीन्स पढ़ते थे, ऐसे अखबार पढ़ते थे जिसमें काफ़ी कुछ समाचारों के अलावा भी होता था। केवल समाचार ही नहीं, समाचार विश्लेषण का एक अपना तरीका और काफ़ी अलग अलग मैटर्स पे। एक जैसे आप साहित्य से जुड़े हैं तो साहित्य के ऊपर काफ़ी पढ़ने को मिलता था।
खेलों से जुड़े हुए हैं तो खेलों में काफ़ी अच्छा पढ़ने को मिलता था, संगीत से जुड़े हुए हैं तो संगीत पे काफ़ी पढ़ने को मिलता था। इवन किन्हीं को फिल्मों का शौक है तो फिल्मों पे भी बहुत अच्छे अच्छे मैगजीन आया करते थे। वक्त बहुत चेंज हो गया, आज हम केवल समाचार देखते हैं और उसको भी हम अगर अखबारों में भी पढ़ते हैं तो केवल एक समाचार के तौर पर पढ़ते हैं और टीवी पे देखते हैं तो देख के जो हमारी इमेजिनेशन पावर है वो खत्म हो गई। धर्मियों आप में से अधिकांश लोगों ने पढ़ी होगी, साप्ताहिक हिंदुस्तान पढ़ी होगी, रजिस्टर्ड वीकली पढ़ी होगी, इम्प्रिंट, जेंटलमैन, रविवार, संडे, सभी दिनमान सभी हमने पढ़ी होगी। आज वैसी मैगजीन्स, एनालिटिकल मैगजीन्स पढ़ने को नहीं मिलती। कोई पाक्षिक पत्रिकाएं भी आती हैं तो उसमें केवल हमें पिछले 15 दिन के समाचारों पर या परिवार को बहुत बहुत बधाई। आज इस फोरम में बहुत अच्छा हर्ष का विषय है। मैं इसको हर्ष का इसलिए कहूँगा क्योंकि निश्चित रूप से ये बहुत प्रासंगिक है जिस विषय को रखा है। ये इसलिए प्रासंगिक नहीं कि केवल पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। मैं वैसे इंजीनियर हूँ पर ज्योग्राफी का विद्यार्थी भी रहा हूँ और स्तर किसी चीज़ का गिरना ये एक स्वाभाविक चीज़ है, यानी इट इज़ ए नेचुरल थिंग। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे पानी का जल स्तर, कोई चट्टान हो उसका अर्धाधिकार होता है समय के साथ, कोई वेजिटेबल हो, चाहे वो मनुष्य की ह्यूमन लाइफ, और या फिर जो आज विषय रखा है पत्रकारिता। निश्चित रूप से जो स्वाभाविक रीति है वो तो है कि स्तर गिरता है, लेकिन वहीं जब मनुष्य के बारे में बात होती है तो मनुष्य के बारे में ये कहा जाता है कि मनुष्य में एक अपार संभावना है। कई लोगों के बारे में यहाँ कहा गया ये अपार संभावना ही है जो सब चीज़ों का स्तर दे रहा है। पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, जल स्तर के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर हम चाहे पत्रकारिता देखें, स्पोर्ट्स पर्सन देखें, किसी भी चीज़ में देखें, आप नए नए आयाम स्थापित भी हो गए, इसमें कोई शक नहीं। यानी यूसेन बोल्ट ने अगर 9.45 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है तो वो आज से 10 साल पहले संभव ही नहीं था, कोई सोच नहीं सकता था। अभी हाल ही में नेपाल के एक पर्वतारोही ने जो दुनिया में 14 ऐसे पहाड़ हैं, उसको सर एक आदमी ने 14 वर्ष में चढ़ा था, उसने उसको 6 महीने में चढ़ते दिखाया। 14 ऐसे पहाड़ जो कि 8,000 मीटर से ऊंचे, यानी माउंट एवरेस्ट से लेकर के। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक अपार संभावना मनुष्य में होती है और वो जो नेचुरल रीति है उसको बदलने की क्षमता है। निश्चित रूप से पत्रकारिता के बारे में अगर बात करें तो उसमें भी काफ़ी उद्भव हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। एक समय था जब दूरदृष्टि और दूरदर्शन दोनों साथ साथ चलते थे और वो अब न्यूज़ आज तक अभी तक और मतलब जितनी जल्दी से जल्दी हो, और ये सभी के सामने चुनौती है। ये मैं मानता हूँ हमारे पत्रकार भाइयों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया का इतना विकास हो रहा है, दूसरी तरफ न्यूज़ जो है वो जनता तक सही रूप में पहुंचे ये भी बहुत जरूरी हो गया है। तो दबाव बहुत है और उस दबाव में जैसे ही कोई खबर किसी भी माध्यम से आती है, और मुझे लगता है आज सबके पास मोबाइल है। पहले जति जी बता रहे थे शायद टेलीग्राम के विषय में, तो टेलीग्राम और अभी भी है, पर हम टेलीग्राम एक मोबाइल है हमारे लिए सोशल मीडिया की, यानी टेलीग्राम आप भी है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत स्पीड से न्यूज़ फैलती हैं और आपके ऊपर भी दबाव है कि आप उसकी गुणवत्ता कैसे इंश्योर करें, उसकी सटीकता कैसे इंश्योर करें, और उसके बाद वो न्यूज़ जब तक आप पहुंचे उससे पहले एक्चुअली पहुंच भी जाती है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हमारा काम जितना चुनौतीपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा हो गया आपका, क्योंकि अभी जैसे शब्द यूज किया गया था चौथे स्तंभ है आप लोग, तो चौथे स्तंभ जो संविधान में लिखा है, 3 स्तंभ तो परिभाषित हैं और चौथे समय के साथ इवॉल्व होकर आए हैं। तो ये चारों स्तंभ जो है वो एक दूसरे के प्रति एक सम्मान रखते हुए चेक एंड बैलेंस रखते हैं। इसका जो मूल है वो है चेक एंड बैलेंस, और आप निश्चित रूप से हमारी चीज़ों पर चेक रखते हैं। इससे हम भी चाहे मोटिवेट हों, गलती करते हैं तो सुधारते हैं, तो ये हमें अवसर मिलता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, यानी चुनौती है कि इस खबर को सही कैसे पहुंचाएं, और जिम्मेदारी ये है कि वो चेक एंड बैलेंस का जो भूमिका है उसको निभा पाए। अब मसला ये है कि इसके बीच में वास्तव में जो मुझे लगता है वो ये है कि खबर के बारे में भरतपुर में तो मैं निश्चित रूप से अपना अनुभव साझा कर सकता हूँ। अभी मुझे 3 साढ़े 3 महीने हुए, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है आप सब लोगों की कि कोई विषय होता है तो आप
संवाद करते हैं, आप पूछ लेते हैं, चाहे वो आपके कानून में भी वैसे लिखा है कि किसी के वर्जन में आप उसका वर्जन ले लेते हैं, परंतु वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि कोई मसला होता है तो आप संवाद कर लेते हैं, आप पूछ लेते हैं सही गलत, ये बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपसे संवाद रखूँ, ताकि अगर कोई गलती हमसे हो गई तो हो गई, उसमें कोई शक नहीं। न्यूज़ का मतलब ये होता है कि कोई रिसेंट ऐसा इवेंट जिसपे लोगों पे जिसका असर पड़ने वाला है उसको आप सही रूप में कैसे पहुंचाएं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस मामले में तो मैं साधुवाद आपको दूंगा कि आप पूरा प्रयास करते हैं कि सही चीज़ें जो है वो पहुंचे। जैसा अभी कभी दुष्यंत का नाम ले रहे थे हमारे पूर्व वक्ता, दुष्यंत साहब को मैंने भी खूब पढ़ा। मैं वैसे हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने IAS का एग्जाम भी हिंदी से दिया और हिंदी साहित्य समिति वो इतना ही स्वाभाविक थी जितना शायद हिंदी विषय लेना। तो जैसे मैंने शुरू में वर्ड यूज किया था, ये मूर्धन्य शब्द का मैंने अर्थ शब्द का अधिकतर उपयोगी पत्रकारों के साथ में हुआ है, पत्रकार साहित्य का मतलब ये वर्ड ही ऐसा है जिसके कभी मायने, कभी पर्यायवाची रूप में शब्द प्रयोग कभी लिखा होगा किसी क्लास में, तो उसमें निश्चित रूप से ये लिखा हुआ बड़े मूर्धन्य पत्रकार है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस शब्द की गरिमा को कैसे और उठाएं। आप ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, मैं तो करता ही नहीं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि दुष्यंत साहब ने जैसे वो बताया कि एक दिए और बाती वाली बात है, दुष्यंत साहब ने ये भी कहा था कि सिर्फ हंगामा पैदा करना मेरा मकसद, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये सूरत कैसे बदले ये भी एक जिम्मेदारी है। कोई खबर तो है, वो खबर से बहुत शोर शराबे में भी होता है, कई बार जैसे एसपी साहब बता रहे थे, कई बार तथ्य सही से नहीं आते तो एक हंगामा ही हो जाता है और फिर बाद में कुछ और निकलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण रोल है आपके पास, वो रोल आप कुछ हमारे पास भी आके हमने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट बना रखे हैं, कई बार हम भी उसमें कुछ लिख देते हैं। तो ये चुनौती और बढ़ेगी, सोशल मीडिया एक बैलेंसिंग फोर्स के रूप में आ रहा है, आप भी देख रहे होंगे, उसमें कई तरह से न्यूज ब्रेक होती है, कई उसको फ्रीलांसर हम कहते थे, अब तो ब्लॉगर बन गए हैं लोग, और ट्विटर इंस्टाग्राम पे लोग एक नया वर्ड शुरू हुआ है इन्फ्लुएंसर। मतलब वैसे ऑफकोर्स मीडिया कर्मी, साहित्य कर्मी इन्फ्लुएंसर होते थे, पर आज सोशल मीडिया पे भी लोग इन्फ्लुएंसर हो गए। तो हमारे को भी बहुत ज़रूरत है कि हम किस तरह से अपने आप को अपग्रेड करें और सिर्फ हंगामा नहीं, उसके आगे चल के कैसे सूरत बदले उस चीज़ पे भी लिखें। इजराइल का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं वाकई में, और वो भी किस रूप में आए वो बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह अगर आप उठते हैं तो कहते हैं सुबह सुबह आदमी जिन चीज़ों को याद करता है, कोई गाना सुन ले, कोई भजन सुन ले, पूरे दिन चलता रहता है वो दिमाग में। और इसी तरह से मुझे लगता है जो अपन न्यूज़ पढ़ते हैं वो दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जाती तो है। पहले पढ़ने में कोई ऐसी चीज़ हो जिसको पढ़ के थोड़ा प्रसन्न हो, थोड़ा चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो निश्चित रूप से दिन की सकारात्मक शुरुआत भी जो है वो कर देती है। तो मुझे लगता है कि ये आज आपकी जो परिचर्चा है ये बड़ी निर्भीक रूप से आपने रखी है, और आई होप कि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल गया हूँ, लेकिन मैंने भी अपने विचार जो है उसी निर्भीकता से रखने की कोशिश करी है, क्योंकि यही एक तरह से मुझे लगता है फोरम है, इस पर परिचर्चा हो रही है, और मुझे लगता है आप मेरी बातों को उसी रूप में लेंगे और अपने काम को और अच्छे से करेंगे। हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको और बेहतर रूप से करें। आपने आज यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सामाजिक स्तर का ही पैमाना कह सकते हैं इसी चीज, जो हमारे समाज का या हमारे देश का या जहाँ स्थानीय का जो हमारा पैमाना है उसका ये रूप कह सकते हैं। उसको हमने पढ़ा भी था और हम देख भी रहे हैं, लोकतंत्र और स्वतंत्रता दो ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा सतत जागरूकता से ही आगे रह सकते हैं, जिंदे रह सकते हैं। कानून इनकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, कानून बन सकता है परंतु कानून गारंटी नहीं दे सकता कि स्वतंत्रता जो कानून से है वो लागू हो जाएगी, लोकतंत्र जो कानून पे है वो लागू हो जाएगा। ये आप लोगों की या मैं यूँ कहूँ कि मीडिया की, जिसमें सारे ही शामिल हैं, हम भी शामिल हैं देश के नागरिक के नाते, हम दूसरी भूमिका में प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, तो देश के नागरिक के रूप में हमारा भी यही भूमिका है कि सतत जागरूकता ही इस बात की गारंटी है कि हमारा लोकतंत्र सही दिशा में जाए और नागरिकों की स्वतंत्रता का सही उपयोग हो। हम लोगों ने, मैं
राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम को भी ये पहली बार भरतपुर में हम लोग आए। राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के बारे में मैं आपको पहले कुछ जानकारी देना चाहूँगा। राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम में 2011 में वीर सक्सेना जी वरिष्ठ पत्रकार थे, मेरे पत्रकारिता के गुरु भी रहे। हम लोग कुछ और जयपुर के पत्रकार साथी हम लोग एक किसी मीटिंग में थे, कुछ चर्चाएं चली। तो अभी अशोक गहलोत सर ने हमारे पत्रकार साथी को एक संवैधानिक पद भी दिया है, वो भी थे उसमें। तो चर्चा ये शुरू हुई कि चूंकि संगठन, पत्रकार संगठन तो बहुत हैं, क्यों ना हम एक क्लब के रूप में किसी भी संस्था का गठन करें। चर्चा आगे बढ़ी। वीर भाई साहब ने इसका नामकरण कर रखा राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम। जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उन लोगों ने मुझे इसका दायित्व सौंपा कि आप इसको आगे इसको मूर्त रूप दें। इसको मैंने रजिस्टर्ड कराया। और सबसे पहले 2011 में हम लोगों ने पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में एक पत्रकार कार्यक्रम रखा। मुझे ये कहा गया कि आपको सबसे ज़्यादा ग्रामीण स्तर के पत्रकारों को ही इसमें जागरूक लेके आना है और इसकी व्यवस्थाएं करनी है।